हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप सभी लोगों का स्वागत है। ध्यान देने की बात है, वैसे लगातार मैं हर चैप्टर वाइज आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर मैं भेजता जा रहा हूँ। आज चैप्टर नंबर 9 जो कि गद्य संकलन का जो इम्पॉर्टेंट चैप्टरों में जो पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो अंतिम चैप्टर में आप लोगों को दे रहा हूँ, संस्कृत क्या है। रामधारी सिंह दिनकर की जी का प्रसिद्ध निबंध है और एक महत्वपूर्ण अध्याय है। तो उसमें कैसे प्रश्न आएंगे 1+2+4 के क्राइटेरिया पर। तो पहला प्रश्न मैं जो दिया हूँ वह यह है कि एक बात और है कि, ध्यान दें वहाँ पर यही आएगा कि पूछे गए प्रश्नों यानी प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश है पहला नंबर प्रश्न के रूप में। एक बात और है कि सभ्यता के उपकरण जल्दी से बटोरे जा सकते हैं, मगर उनके उपयोग के लिए जो उपयुक्त संस्कृति चाहिए वह तुरंत नहीं आ सकती। इस पर मैंने 3 प्रश्न दिया हूँ आप लोगों के लिए। ध्यान दें, लेखक का नाम क्या है, उनके 2 रचनाओं के नाम लिखिए। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रस्तुत पंक्ति की भाषा स्पष्ट कीजिए। और तीसरा प्रश्न, संस्कृत और सभ्यता में क्या अंतर है। तो पहले प्रश्न की जो बात है, ध्यान दें कि लेखक का नाम क्या है। लेखक का नाम राष्ट्र कवि यानी राष्ट्रीय दर्शन और संस्कृति के समीक्षक लेखक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और इनकी 2 रचनाओं के नाम, ध्यान दें, रश्मिरथी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। इस तरह से किन्हीं 2 किताबों के नाम लिखेंगे आप लोग। संस्कृत के 4 अध्याय भी उनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो इस तरह से बच्चों केवल 2 किताबों के नाम आप वहाँ लिखेंगे। मैं कई किताबों के नाम बता दिया हूँ। और दूसरा प्रश्न, ध्यान दें, मैं यहाँ पर दिया हूँ कि प्रस्तुत पाठ की भाषा स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पाठ की भाषा, इसमें अगर पूरे अध्याय को पढ़ते हैं, सहज और प्रभावशाली है। इसमें संस्कृत यानी संस्कृत निष्ठ शब्दावलियों की भी प्रचुरता है। साहित्यिक खड़ी हिंदी का प्रभावशाली प्रयोग है। और इसके साथ ही साथ इसमें भावुकता की समरसता और कोमलता के साथ आवेगपूर्ण शैली और बोलचाल की भाषा की प्रधानता हम देख सकते हैं। यानी मैंने स्पष्ट रूप से पहले कह दिया कि शुद्ध साहित्यिक भाषा इस पूरे पाठ की विशेषता है। भावानुकूल शब्दों का सुंदर प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। तो इसके उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ उदाहरण के रूप में भी हम देख सकते हैं कि निष्कर्ष यह है कि संस्कृत सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज़ होती है। यह सभ्यता के भीतर उसी तरह व्याप्त रहती है जैसे दूध में मक्खन या फूलों में सुगंध। इस तरह से आप देख सकते हैं कितना सुंदर उदाहरण यहाँ पर लेखक ने स्पष्ट रूप से बतलाया है। दिनकर की भाषा शैली पूर्ण रूप से विचारात्मक है। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में पूर्णतया सफल सिद्ध हुई है। इस शैली के माध्यम से दिनकर जी ने गंभीर विषय को भी बड़ी कुशलता और बोधगम्य ढंग से प्रस्तुत किया है। इस प्रकार भाषा व शैली की दृष्टि से दिनकर का यह निबंध अद्वितीय है। अब मैं तीसरे प्रश्न में आ रहा हूँ। ध्यान दें, प्रस्तुत पाठ की, ध्यान दें, प्रस्तुत पाठ में संस्कृत है क्या में सभ्यता और यानी संस्कृत और सभ्यता में क्या अंतर है। तो संस्कृत और सभ्यता में क्या अंतर है, वैसे इस बात को आप लोग जान लें। दिनकर जी ने बहुत गहराई से इस निबंध को उल्लिखित किया है। संस्कृत वह गुण है जो हमारे अंदर व्याप्त है।
सभ्यता वह गुण है यानी वह साधन है जो हमारे पास है। ध्यान दें, जो मोटर, महल, पोशाक, ये सभी क्या हैं? सभ्यता की प्रतीक हैं। और इसमें जो तरीके और गुण विद्यमान होते हैं वह संस्कृति हैं। ध्यान दें, तो इस प्रकार से और भी विशिष्ट रूप से हम इसमें देखेंगे। हर सभ्य आदमी सुसंस्कृत ही होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। और इसमें यानी सभ्य आदमी और संस्कृति मय हो, संस्कृति निष्ठ हो, यह कोई निश्चित नहीं हो सकता है। और इसके साथ यह भी स्पष्ट हो सकता है, संस्कृत और सभ्यता की प्रगति एक साथ होती है। वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब हम घर बनाने लगते हैं तो यह सभ्यता का कार्य होता है, लेकिन उस घर का नक्शा बनाने में संस्कृति निर्णय करती है। संस्कृत की प्रेरणा से हम घर बनाते हैं और बाद में चलकर हमारी सभ्यता का अंग बन जाता है। सभ्यता तो आसानी से नष्ट हो सकती है, किंतु संस्कृत का विनाश आसानी से नहीं हो सकता है। सभ्यता के सामानों को आसानी से और जल्दी से जुटाया जा सकता है, लेकिन संस्कृति आसानी से नहीं आ सकती है। संस्कृत तो विरासत में मिलती है, जिसकी रचना और विकास में सदियों का अनुभव लगा हुआ है। इस प्रकार अंत में हम कह सकते हैं कि निबंध के माध्यम से दिनकर जी ने सभ्यता और संस्कृत के यानी बहुत ही सूक्ष्म धरातल पर उसके अंतर को स्पष्ट किया है। सभ्यता और संस्कृत एक दूसरे के से जुड़े होने के बावजूद एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न भी हैं। इस तरह से सभ्यता और संस्कृत और सभ्यता में अंतर हम लोग देख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न में आ रहा हूँ। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण रूप से निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि हर सुसंस्कृति आदमी जब यही होता है, क्योंकि सभ्यता की पहचान सुख सुविधा और ठाट बाट से है। तो एक नंबर में सभ्यता की पहचान क्या है और कौन लोग भी सभ्य होते हैं। 3 नंबर में ऋषि गणों के बारे में लेखक ने क्या बताया है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि 1 नंबर में हर सुसंस्कृत सभ्य आदमी सभ्य ही होता है, क्योंकि सभ्यता की पहचान सुख सुविधा और ठाट बाट से होती है। कुछ आदमी झोपड़ियों में रहकर भी विनय और सदाचार रहते हैं, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं और उनका दुख दूर करने का प्रयास भी करते हैं। 2 नंबर कुछ लोग जो 2 नंबर में मैं प्रश्न यह दिया हूँ, और कौन लोग भी सभ्य होते हैं। कुछ लोग जो सड़े गले झोपड़ी में रहते हैं, जिनके पास काफ़ी कपड़े भी नहीं होते और न ही उन्हें कपड़े पहनने का ढंग ही आता है, लेकिन फिर भी उनमें विनय और सदाचार होता है। दूसरों का दुख दूर करने के लिए स्वयं भी मुसीबत उठाने के लिए तैयार रहते हैं। 3 नंबर मैं दिया हूँ, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि नागपुर आदिवासियों, ध्यान दो बच्चों, इस तरह से 3 नंबर में मैं यह दिया हूँ आप लोगों को ऋषिगणों के बारे में लेखक ने क्या बताया है। प्राचीन भारत में, इसका उत्तर ध्यान सुने आप लोग। प्राचीन भारत में ऋषिगण जंगलों में रहते थे, फूस और घास के झोपड़ियों में निवास किया करते थे। जंगली जीवों से दोस्ती और प्यार करना, किसी भी मोटे काम को अपने हाथ में करना, पत्तों में खाना और मिट्टी के बर्तनों में रसोई पकाना, यही उनकी जिंदगी थी। फिर भी वे ऋषिगण सुसंस्कृत नहीं थे, बल्कि वे हमारी जाति के संस्कृति का निर्माण करते थे। इस प्रकार से मैंने 2 प्रश्न का समाधान आप लोगों को समक्ष प्रस्तुत किया। 3 नंबर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश यह है, संस्कृत ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी रचना 10-20 या 150 वर्षों में की जा सकती है। अनेक शताब्दियों तक एक समाज के लोग जिस तरह खाते पीते, रहते सहते, पढ़ते लिखते, सोचते समझते और राजकाज चलाते अथवा धर्म कर्म करते हैं, उन सभी कार्यों से संस्कृत उत्पन्न होती है। ध्यान दीजिए, इसमें 1 नंबर प्रश्न है, संस्कृत कैसे बनती रहती है।
2 नंबर में संस्कृत पहचान कैसे होती है और 3 नंबर में संस्कृति क्या है। इस प्रकार से आप लोग ध्यान सुनेंगे संस्कृत कैसे बनती रहती है। संस्कृत यानी यहाँ पर मैं आप लोगों को स्पष्ट बता दूं कि लोग जैसे जिस तरह समाज में खाते पीते हैं, रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं, सोचते समझते हैं, विचार करते हैं, अपना धर्म कर्म पूजा पाठ करते हैं, यही तमाम समय के जो कालखंड होता है उसमें जो उनके जो नियम होता है जीवन शैली को, उसी को हम यानी कह सकते हैं संस्कृत इससे बनती है। और 2 नंबर में प्रश्न है संस्कृत की पहचान कैसे होती है। हम जो कार्य करते हैं जैसे खाना पीना, रहना सहना, पढ़ना लिखना, सोचना समझना, राजकाज चलाना आदि धर्म कर्म करना, इसमें मनुष्य की संस्कृति बनती है, इसी से उसकी पहचान होती है। यानी यही उनकी पहचान है। जो हमारी संस्कृति होती है, जैसे हम उठते बैठते हैं, जैसे हम चलते फिरते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, इसी से मालूम होता है कि वो व्यक्ति कैसा है, किस प्रकार के सांस्कृतिक गुणों को धारण करता है। यही संस्कृत की हमारी पहचान है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, संस्कृत क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दो। संस्कृत क्या है। सभ्यता वह चीज़ है जो दूसरों जो हमारे पास है। संस्कृत वह गुण है जो हम में व्याप्त है। बहुत महत्वपूर्ण है। मोटर, महल, सड़क, हवाई जहाज़, पोशाक, अच्छा भोजन तथा इसके समान सारी अन्य स्थूल वस्तुएं संस्कृत नई सभ्यता के समान है। यानी कहने का मतलब संस्कृत हमारे पास वह गुण मानी जाती है जो हमारे पास यानी गुण के रूप में, कला के रूप में जो विद्यमान होती है, जिसमें हमारी एक विशिष्ट पहचान सामने आती है, वह संस्कृति है। इस तरह से अब मैं तीसरे यानी चौथे अंतिम प्रश्न जो इस अध्याय का जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, उसके क्या गद्यांश की पंक्तियां हैं उसको ध्यान सुने। जो जाति केवल देना ही जानती है, लेना कुछ नहीं, उनकी संस्कृति का एक न एक दिन दिवाला निकल जाता है। यहाँ पर 3 प्रश्न, पहला 1 नंबर का, दूसरा फिर 2 नंबर, फिर अगला 4 नंबर का। इस प्रकार से किसका दिवाला कब निकल जाता है 1 नंबर में, 2 नंबर में संस्कृत को क्या भाव ले डूबता है। तीसरा नंबर आदान प्रदान की प्रक्रिया ध्यान दें। तीसरा नंबर में हम यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे आप लोगों को, कौन सी जाति अधिक महान समझी जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान सुनेंगे। 1 नंबर में जो जाति यानी किसका दिवाला कब निकल जाता है, इसका उत्तर ध्यान सुनेंगे। जो जाति केवल देना ही जानती है, लेना कुछ नहीं जानती, उसकी संस्कृति का दिवाला एक दिन निकल जाता है, अर्थात एक दिन वह समाप्त हो जाती है। फिर इसके बाद में अब दूसरे नंबर में हम प्रवेश कर गए हैं सब पार्ट में। संस्कृति को क्या भाव ले डूबता है, ध्यान सुनिए। कूपमंडूकता और दुनिया से रूठ कर अलग बैठने का भाव संस्कृत को ले डूबता है। हम जो हैं, जहाँ हैं, वही सब कुछ है, इसके अलावा दुनिया में और कुछ नहीं, ऐसा सोचना संस्कृत को महान नुकसान पहुँचता है। यानी ऐसे भाव, यानी एक प्रकार से देखा जाए जो व्यक्ति में संकीर्णता हो, अधिघमंड हो, ऐसी स्थिति संस्कृति को ले डूबता है। नेक्स्ट है आप लोगों का, कौन सी जाति अधिक महान समझी जाती है। सांस्कृतिक दृष्टि से वह देश और जाति अधिक शक्तिशाली और महान समझी जाती है जिसने विश्व के अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियों को अपने भीतर जज्ब करके, उन्हें पचा करके बड़े से बड़े समन्वय को उत्पन्न किया है। जैसे भारत देश और उसके जाति इस दृष्टि से संसार में सबसे महान है, क्योंकि यहाँ की सामाजिक संस्कृति में अधिक से अधिक जातियाँ और संस्कृतियाँ रची बसी हुई हैं।
इस प्रकार से मैं आप लोगों के समक्ष यानी बड़े पैमाने पर संस्कृत क्या है कि प्रश्नों को आप लोगों को बताया, उसका समाधान भी बताया। इस प्रकार से आप लोगों को बाकी जो प्रश्न का उत्तर जो है यानी आप लोगों को बड़े पैमाने पर मिल जाएंगे। कहाँ पर? काशी हिंदी संस्थान के जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका समाधान मिल जाएगा। और बड़े पैमाने पर आप लोगों से बार बार यह मेरा परामर्श भी रहा है कि बड़े पैमाने पर काशी हिंदी संस्थान के प्रचार प्रसार में आप लोगों का दायित्व, आप लोगों को अपने दायित्व को भी समझना है। इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।